इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। तो ठीक पहले आने वाला पूर्णांक पूछा है। तो जैसे अंकगणित में कुछ संख्याएं होती हैं पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। तो पूर्ववर्ती संख्या उसको कहते हैं, जैसे किसी संख्या की पूर्ववर्ती निकालनी है आपको, तो उसमें से क्या करना होता है, एक माइनस करना होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर 18 है, 18 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, 18 से एक माइनस करेंगे, 17 होगा। अगर उत्तरवर्ती या अनुवर्ती ज्ञात करनी है 18 की, तो उसमें एक प्लस करेंगे तो हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 18 की उत्तरवर्ती 19 और 18 की पूर्ववर्ती 17 है। ये कैसे मिले, पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए -1 करते हैं और उत्तरवर्ती ज्ञात करने के लिए +1 करते हैं। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि ठीक पहले का मतलब तुरंत पहले वाले। तो जो संख्या दी है आपको 6a + 5, इससे अगर ठीक पहले वाली संख्या ज्ञात करनी है तो इस संख्या से भी क्या करना होगा, एक माइनस करना होगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं -1। जब 1 माइनस करेंगे तो 6a + 5 और ये माइनस का 1, तो 5 से घटेगा 4 + 6a, यानी कि 6a + 4, 6a + 5 से ठीक पहले आने वाली एक संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन है। पहला है 22/7 और पाई 0.69 या 5/√16। इन 4 संख्याओं में से आपको बताना है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो जैसे 22/7 है, ये एक परिमेय संख्या है, और पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है, 0.69 एक परिमेय संख्या और 5/√16 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसमें से अपरिमेय छांटनी है, तो अपरिमेय केवल एक ही संख्या होगी जो कि क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है कि संख्या 4√3 है, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो संख्या 4√3 है वो पूर्णांक नहीं है, परिमेय संख्या भी नहीं है। तो इसका मतलब पूर्णांक और परिमेय नहीं है। ये जो 4√3 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं इनमें से परिमेय संख्या छांटनी है। तो जैसा कि यहाँ पर √5 लिखा हुआ है, तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। तो परिमेय छांटनी है। उसके बाद आते हैं √ के अंदर है 1 + 4/9। तो 1 + 4/9 को 9 और 1 की गुणा कराएंगे, 9 और +4 होगा 13। तो √13/9 इसको लिख सकते हैं। 9 का वर्गमूल निकल आएगा 3, तो 1/3 √ कितना हो जाएगा, 13। 13 का वर्गमूल जो है √13 होगा, और 1/9 जो है उसका वर्गमूल 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 13 का जोड़ा नहीं बनेगा। तो √13/3 या 1/3 √13 होगा। तो √13 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/3 गुणा करने पर भी ये जो संख्या बनेगी वो अपरिमेय संख्या बनेगी। √2.5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि √1, तो 1 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो आएगा √1 बराबर होता है 1 के। तो 1 जो है एक परिमेय संख्या है, इसलिए दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि 2.732416। दूसरा ऑप्शन है √7। तीसरा है 2.737373। और चौथा ऑप्शन है √0.9। तो इन चारों संख्याओं में से आपको बताना है कि परिमेय संख्या कौन सी है। तो जैसा कि पहला ऑप्शन देखते हैं कि 2.732416, आगे डॉट लगा है, यानी तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय की श्रेणी में आती हैं, परिमेय में नहीं। √7 जो है रूट वाली संख्याएं है, वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √0.9 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि यहाँ पर 2.737373 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न 6 देखते हैं, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ऑप्शन है m, m+1, 2m या फिर 2m+1। तो जैसा कि देखते हैं कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक किस रूप का होगा। तो अगर m है, एक पूर्णांक है, तो उसके लिए समपूर्णांक कैसा होगा। अब पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक जो होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... और
इधर -1, -2, -3 ये सब क्या होते हैं, ऋण पूर्णांक होते हैं। जीरो के दाहिनी तरफ धन पूर्णांक और जीरो के बाईं तरफ जो होते हैं ऋण पूर्णांक होते हैं। तो इन पूर्णांकों में से m का कोई भी मान हो सकता है। तो इसके लिए कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो सम पूर्णांक में सम संख्याएं जो आती हैं जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है आगे। तो इस प्रकार से जो m का ऐसा मान रखें कि जो सम पूर्णांक हो तो किस रूप का बनेगा जा करके। हम ऑप्शन से चेक करते हैं इसको कि जैसे तो पहला ऑप्शन है इसका m। तो m के लिए क्या है कि अगर जैसे यहाँ पर मान लीजिए m की जगह पर 0 रखते हैं या m की जगह पर 1 रखते हैं, m की जगह पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी क्रम से अगर m का मान रखते हैं तो वो तो सम विषम बदलता रहेगा। तो इसका मतलब ये जो पहला ऑप्शन है हमारा क्या है, गलत है पहला ऑप्शन। दूसरा है m+1। m+1 का मतलब है कि जैसे m की जगह पर हम रखते हैं अगर 0 तो उस 0 में +1 करेंगे तो कितना आएगा, 1। और अगर m की जगह पर रखते हैं 1 तो +1 है तो उसमें क्या करेंगे, आ जाएगा 2। फिर इस m की जगह पर अगर 1 के बजाय 2 रखते हैं तो 2 और 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। फिर इस m की जगह पर अगर 4 रखते हैं तो 4 और 1 कितना होगा, 5 होगा। फिर अगर 5 रखते हैं तो 5 1 6 होगा। यानी कि अगर सम संख्या रखेंगे यहाँ पर तो इसका जोड़ जो आएगा वो विषम होगा, जो विषम रखेंगे तो जोड़ आएगा सम आएगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी संख्या रखने पर सम विषम का क्रम आता है। इसका मतलब ये उत्तर भी हमारा सही नहीं है। इस पे आते हैं 2m। तो 2m में अगर m की जगह पर 0 रखते हैं तो 2 × 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर अगर 1 रखते हैं तो 2 और 1 की गुणा होगी 1, 2 और 1 की गुणा होगी 2। इसके बाद अगर 2 रखते हैं m की जगह पर तो 2 और 2 की गुणा कितनी होगी, 4। 3 रखते हैं 3 दूनी 6 होगा। 4 रखते हैं 8 आएगा। 5 रखते हैं 10 आएगा। 6 रखते हैं 12 आएगा। 7 रखते हैं 14 आएगा। तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं m का चाहे कोई भी मान रखा जाए, वह मान रखने पर जो संख्याएं आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, सम आ रही हैं। तो अतः जो m है इस m के लिए जो प्रत्येक सम पूर्णांक होगा वो किस प्रकार का होगा, 2m के रूप का होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, q, q+1, 2q या 2q+1। तो 2q तो होगा ना, क्योंकि अभी पिछले वाले में 2m था तो वो सम के लिए था। q अगर q लेते हैं तो इसमें अगर 1 2 3 4 5 6 क्रमशः मान रखेंगे, q बराबर 1, q बराबर 2 होते तो सम विषम करके बदल के आएगा, 3 4 मान रखेंगे तो ये q भी नहीं होगा। q+1 में अगर q का मान 1 रखते हैं तो 1 और 1 2 हो जाएगा, सम आ जाएगा। अगर q की जगह पर 2 रखते हैं तो 2 और 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा, विषम आ जाएगा। तो यहाँ पर q+1 भी नहीं होगा। इसका मतलब 2q+1। अब 2q+1 में क्या है, अगर इस q की जगह पर 1 रखा जाता है तो 2 और 1 की गुणा 2 होगी और उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। अगर यहाँ पर रखते हैं 2 और 2 की गुणा होगी 4, उसमें 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 5। अगर यहाँ पर 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 और 1 कितना होगा, 9। यहाँ पर कोई भी पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 रखने पर q की जगह पर इसमें जब मान रखेंगे तो उसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, एक विषम पूर्णांक ही आएगा। तो अतः इसका चौथा विकल्प इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 8 है कि संख्या n² -1 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। यानी कि n² -1 को 8 से अगर भाग किया जाए तो वो विभाजित हो जाएगी अगर n क्या है, n क्या है, एक पूर्णांक है या फिर एक प्राकृतिक संख्या है या फिर विषम संख्या या फिर सम संख्या है। तो यहाँ पर जो n² -1 दिया है, n² -1 यह 8 से कब विभाज्य होगा। तो जैसे कि पहला विकल्प है पूर्णांक में क्या है कि जैसे यहाँ पर अगर रखते हैं 0 तो 0 में 0 का वर्ग 0 होगा, उसमें से -1 करेंगे तो इसका उत्तर आएगा -1। 1 रखते हैं 1 का वर्ग 1 होगा, 1 से 1 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 0। उसके बाद 2 रखते हैं तो 2 का वर्ग 4 होगा, 4 से 1 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 3। इसके बाद 3 रख कर देखते हैं तो 3 का वर्ग 9 होगा, 9 से 1 घटाएंगे तो आएगा 8। 4 रख कर देखते हैं तो 4 का वर्ग 16 से 1 घटाएंगे 15। माइनस की भी संख्या रख लेते हैं, अगर मान लीजिए -2 रखा यहाँ पर या -3 रखा, -2 रख लेते हैं तो -2 का वर्ग जो होगा वो भी 4 होगा, 4 से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। -3 रखेंगे तो -3 का वर्ग 9 होगा और उसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं देखते हैं कि जैसे -1 है 8 से विभाज्य नहीं होगा, 0 है या 3 है और 15 है, तो ये संख्याएं जो है 8 से विभाज्य नहीं होगा। जबकि 0 8 और ये 8
ये संख्याएं जो हैं 8 से विभाज्य हो जाती हैं। तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो 8 से विभाज्य नहीं होती हैं, कुछ संख्याएं ऐसी जो 8 से विभाज्य हो जाती हैं। तो इसका मतलब पूर्णांक जो है हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा आता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं जो है वो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 रखने पर अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 से 1 घटेगा, कितना आएगा? 0 आएगा। 2 रखते हैं तो 2 का वर्ग 4, 4 से घटाएंगे 3 आएगा। 3 रखते हैं तो 9 का यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद 4 रखते हैं तो 15 आ जाएगा। 5 रखते हैं तो 5 का वर्ग 25 से घटाएंगे तो कितना आएगा? 24 आ जाएगा। 6 रखते हैं 36 से घटाएंगे 35 आ जाएगा। तो इस प्रकार देखते हैं कि 3, 15 और 35 ये संख्याएं जो है 8 से विभाजित नहीं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या भी ऑप्शन सही नहीं होगा। विषम संख्या पे आते हैं तो विषम संख्या n² - 1 में अगर n बराबर क्या रखते हैं? 1 रखते हैं, 3 रखते हैं, 5 रखते हैं, 7 रखते हैं और 9 रखते हैं। इसी प्रकार विषम संख्या अगर रखते हैं तो n की जगह पर 1 रखने पर और 1 से 1 घटाने पर कितना आएगा? 0 आएगा। फिर 3 रखने पर 9, 9 से घटाएंगे 8 आएगा। 5 का वर्ग 25 से घटाएंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। 7 का वर्ग 49 से घटाएंगे तो 48 आएगा। और 9 का वर्ग 81 से घटाने पर 80 आएगा। तो ये जितनी भी संख्याएं आ रही है सब क्या है? 8 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या है कि n² - 1 8 से तभी विभाज्य होगा जब n क्या होगा? एक विषम संख्या होगा। अगला प्रश्न है, यदि 65 और 117 का HCF को 65 या -117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान क्या होगा? यानी कि दो संख्याएं हैं 65 और 117 जिनका HCF को 65 या -117 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस m की जगह पर m का मान क्या होगा? 4, 2, 1 और 3 ऑप्शन है इसके। तो यहाँ पर सबसे पहले 65 और 117 का HCF निकालते हैं। तो HCF के लिए 65 के गुणनखंड कर लेते हैं। 65 का गुणनखंड हो जाएगा आपका 13 × 5, 13 × 5 = 65 होता है। और 117 हो जाएगा 13 × 9 यानी कि 13 × 9 = 117। तो जो HCF आएगा तो इनमें जो कॉमन होगा 13 यानी कि 13 जो है 65 और 117 का HCF होगा। और ये भी HCF दिया है 65m - 117। इसका मतलब जो 65m - 117 है वो किसके बराबर है? वो 13 के बराबर है, क्योंकि ये भी HCF है और ये भी HCF है। 117 माइनस का है, ऐड हो जाएगा तो 65m बराबर 117 में 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 130। फिर 65 से भाग कराएंगे तो m बराबर 65 दूना होता है 130। तो m का मान कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर m का मान अगर 2 रखते हैं तो 130 से 117 घटाएंगे 13 आएगा, जो कि 65 और 117 क्या होता है? HCF होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न ऐसा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 तथा 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 व 8 प्राप्त हो, शेष प्राप्त हो। तो 70 और 125 दो संख्याएं हैं, 70, 125। इनको अगर भाग किया जाता है किससे? वह संख्या बतानी है कि उससे भाग अगर करें तो 70 में शेष क्या बचे? 5 और 125 में शेष क्या बचे? 8। तो इन प्रश्नों में क्या करते हैं? सबसे पहले तो 70 से 5 माइनस कर लेंगे। अगर 70 से 5 माइनस करते हैं तो आता है 65 और 125 से अगर 8 माइनस करते हैं तो आता है 117। तो 65 और 117 का जो HCF अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 9 में निकाला है तो HCF कितना आया था? 13। तो 13 जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, जिससे अगर 70 को भाग करते हैं तो 5 शेष बचेगा और 125 को अगर भाग करते हैं तो 8 शेष बचेगा। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर x³ y² और b बराबर जो है xy³ के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तब मासा a और b है, यानी कि a और b का मासा क्या होगा? तो जैसे आपको a बराबर दिया है x की घात 3 है और y की घात 2 है, b बराबर है x की घात 1 और y की घात 3 है। तो जब मासा निकालना होगा, जब मासा ज्ञात करना होगा a और b का मासा जो कम घात है, जैसे यहाँ पर x है और y है, तो x की न्यूनतम घात कितनी है? यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 से 1 जो है वो क्या है? कम है। तो x की जो न्यूनतम घात है यानी कि x की पावर 1, उसको x लिखते हैं केवल, और y जो है इसमें एक घात 3 है और 1 की घात 2 है, तो 2 वाली घात कम है तो y की घात 2। मासा में आपको न्यूनतम घातें लेनी है, जबकि लासा में क्या करना है? अधिकतम घातें लेनी है। तो यहाँ दोनों में देख रहे थे कि इसमें x की घात 3, यहाँ पर x की घात 1, तो x की घात 1 वाला पद लिख लेंगे। उसके बाद y में x की घात 3, x की घात 2, तो x की y की घात 2 वाला पद लिख लेंगे। इस प्रकार xy² जो है इसका
HCF हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक P और Q को P बराबर AB स्क्वायर और Q बराबर AQB के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां A और B अभाज्य संख्याएं हैं, तो लासा P और Q का लासा कितना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपको P दिया है अभी 11 नंबर प्रश्न के जैसा कि P बराबर है A और B की घात 2 और Q बराबर दिया है A की घात 3 और B की घात 1। तो मासा में न्यूनतम घात लेनी थी और लासा में क्या है, अधिकतम घात लेनी है। तो A की घात 1 है, A की घात 3 है, तो ये A की घात 3 जो है अधिकतम घात है, और B की घात यहाँ 1 है, यहाँ पर B की घात 2 है, तो B की घात 2 वाला पद लिया जाएगा। तो A की घात 3 और B की घात 2 तीसरा नंबर विकल्प है। अगला प्रश्न 13 है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ऑप्शन है सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या, या फिर एक। तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक 2 है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, और √2 क्या है, वो अपरिमेय संख्या। तो जब इन दोनों की गुणा होगी तो 2√2 आएगा, जो कि क्या आता है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार अगर एक संख्या ले लेते हैं 3 और दूसरी संख्या √5, तो 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और √5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों की गुणा जब कराएंगे तो हो जाएगा 3√5, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होगा वो सदैव क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न 14 नंबर है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित, यानी कि 1 और 10 दोनों सम्मिलित है, तक की सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। तो जब छोटी से छोटी संख्या आता है तो इसका मतलब क्या है कि हमको LCM निकालना, और जब बड़ी से बड़ी संख्या होती है तो HCF निकालना होता है। तो 1 से 10 तक की जितनी भी संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं का क्या करना है, LCM निकालना है, यानी कि लासा निकालना है। तो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का जो लासा होता है वो कितना होता है, 2520। 2520 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, परिमेय संख्या 14,587 बटा 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव के स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। यानी कि 1250 से अगर 14,587 को भाग दिया जाता है तो दशमलव के कितने स्थानों के बाद उसका भाग जो है समाप्त होगा, या दशमलव प्रसार उसका शांत होगा, 1, 2, 3 या फिर 4। तो इन प्रश्नों में 14,587 बटे 1250 को सबसे पहले ऐसी संख्या से गुणा करते हैं, जैसे 14,587 भाग 1250। इसको ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि यहाँ पर हर में या तो 10 बने, 100 बने, 1000, 10,000, इस प्रकार की कोई संख्या बना लें। तो जैसे 1250 को अगर 8 से गुणा करते हैं तो 8 से गुणा करने पर यहाँ पर बन जाएगा आपका 10,000। तो 10,000 में 1, 2, 3, 4 जीरो हैं। तो जो संख्या 8 से गुणा करने पर आएगी, 14,587 गुणे 8 जितना भी आएगा उसमें क्या करना होगा, अगर 10,000 से भाग करेंगे तो 4 जीरो हैं 10,000 में, तो 10 दाहिनी तरफ से 4 अंक गिन करके वहाँ पे क्या लगाना होगा, दशमलव होगा लगाना होगा। यानी कि दशमलव के बाद अंक जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, 1, 2, 3, 4 अंक गिन करके जब दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद 4 अंक रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा दशमलव के 4 स्थानों तक होगा। तो अतः इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा,